हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंस क्विक बाइट्स। तो पिछली क्लास में पिछली दो क्लासेस में हमने ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा है। तो हमने ब्लड सर्कुलेशन तो कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमें कंप्लीट करना है, हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन के बारे में। तो नॉर्मली आपको फिफ्थ क्लास से पढ़े आ रहे हो कि एक्सक्रीशन जो है एक्चुअली रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, किसी भी फॉर्म में, इवन इन द सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकालना, रिमूवल करना, उनका हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। तो जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो है बॉडी में जो अमोनिया जो होता है वो अनयूज्ड रह जाता है। ठीक है। तो उसका जो है ज़रूरी है कि इनको जो है आपको जो है बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से वो निकलना चाहिए। तो या तो उनको क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, या यूरिक एसिड, जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं नॉर्मली उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और जो ह्यूमन वगैरह हम लोग जो है एनिमल उनको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। तो उनका कन्वर्जन करके उनको क्या करते हैं कि यूरिन के थ्रू क्या करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। अब बात आती है अमीबा की। तो अमीबा जो है नॉर्मली आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको वो बाहर निकाल देता है। जो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी कंसंट्रेशन डिफ्रेंशिएशन की वजह से क्या होता है कि जो भी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल का ज़्यादा होता है, बाहर थोड़ा कम होता है, तो उससे क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। लार्जर एनिमल्स में जो है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली स्लो भी है, और इतने सारे सेल्स होते हैं तो आप जो है आप एक्सपोज नहीं होते हो, अंदर के साइड होते हैं सेल्स, तो वो डिफ्यूजन नहीं कर सकते बाहर के मीडियम से। अर्थवॉर्म या जो भी लीचेज वगैरह होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके जो स्ट्रक्चर को हम नेफ्रीडिया कहते हैं, नेफ्रीडिया या नेफ्रीडियम सिंगुलर तो वो उनमें यूज होता है। इंसेक्ट में जो है आपके माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये टर्म याद रखिएगा, जो भी अर्थवॉर्म या लीचेज होते हैं उनमें नेफ्रीडिया होता है, और इंसेक्ट में जो है आपके माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। और जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा वेल डेवलप होता है, जिनको हम लोग किडनी वाला कहते हैं, जिनमें किडनीज होती हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उनमें क्या होता है, आपके किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है। तो यहाँ पे आपकी बीन शेप्ड किडनी होती है, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे आपकी किडनी होती है बीन शेप। ठीक है। यहाँ पे आपका यूरेटर होता है, ठीक है, जो कि कलेक्ट करके ले जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर होता है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यहाँ पे आपका यूरेथ्रा होता है, जो कि जिसके थ्रू आपका यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए एक चीज है कि जो भी हमने पल्मोनरी टर्म पढ़ा था, इसमें जो है एक टर्म आता है रेनल RENAL, रेनल वैन एंड रेनल आर्टरी। ठीक है। तो जो भी ब्लड वेस्ट मटेरियल लेके आएगा, ठीक है, जिनको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं, तो जो भी इम्प्योर ब्लड है वो आपका रेनल आर्टरी लेके आता है, और जो भी फिल्ट्रेशन के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद जो प्योर ब्लड लेके जाता है वो आपका रेनल वैन लेके जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया ना, वैन जो है वो प्योर ब्लड लेके जा रहा है, और रेनल आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है। तो वही चीज़ है। अब जो है किडनी जो है नॉर्मली ब्राउन कलर का बीन शेप का होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी के पास जो है नॉर्मली दोनों बैकबोन के दोनों साइड पीछे से जो आपके प्रेजेंट होता है, दोनों साइड बैकबोन के। और रेनल आर्टरी जो है वो आपके क्या करता है, देखो वही चीज़ लिखिए कि जो भी रेनल आर्टरी होता है वो आपके ब्लड को किडनी तक लेके आता है, इम्प्योर ब्लड, और फिर रेनल ब्लड जो है उसको फिर प्यूरिफिकेशन के बाद प्योर ब्लड लेके जाता है। तो जब भी ब्लड जो है किडनी से पास होता है ना, तो वो फिल्टर, वहाँ पे फिल्टर जैसे होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं एक्चुअली, इस बारे में आप आगे पढ़ोगे। तो ये जो है ब्लड फिल्टर हो जाते हैं, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कलेक्ट हो जाता है, उसके साथ साथ वाटर वगैरह भी कलेक्ट हो जाता है, जो यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जो है जो भी यूरिन होता है वो किडनी से आपके यूरेटर कलेक्ट कर देता है, करके लाता है दोनों साइड से, जो है आपके ये जो होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपको यूरिनरी ब्लैडर से, तो ये यूरेटर होता है, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में इसको स्टोर करके रखता है, और फिर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिनको हम यूरेथ्रा कहते हैं, वहाँ से फिर आपका वो निकल जाता है। ठीक है। तो यूरिन का एग्जामिनेशन आपने देखा होगा, जो भी पैथोलॉजी लैब होती है उनमें यूरिन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट सुनते होगे, तो वो जो है नॉर्मली पेशेंट का देखते हैं और उनको डायग्नोस करते हैं कि उनमें कोई डिजीज़ तो नहीं है नॉर्मली,
कि उनमें हम शुगर लेवल चेक करते हैं, पस वगैरह तो नहीं है या कोई दूसरे सब्सटेंसेस तो नहीं है, ड्रग्स वगैरह जो भी है वो तो नहीं है। तो अगर आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है नॉर्मली, ठीक है, तो आपके जो है वो यूरिन में भी आ जाता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में जो है नॉर्मली उनको कहते हैं कि डायबिटिक पर्सन है वो, उनमें डायबिटीज़ जो है बढ़ गया है और जो है अगर यूरिन में ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो वो डायबिटीज़ कहलाता है। नॉर्मली जो है हम 5.5 to 6.5 लीटर ब्लड जो है नॉर्मली सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, जो बॉडी में। और जो किडनी जो है इन सबको हर 30 मिनट्स में क्या करता है कि क्लीन करता रहता है, और 200 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो हर दिन में जो है आपका क्लीन करता है, ब्लड किडनी क्लीन करता है। और 1.5 से लेकर 2 लीटर तक यूरिन जो हम 24 घंटे में एक्सक्रीट करते हैं, और 95 जिनमें वाटर होता है, 2.5% जो आपका यूरिया होता है और 2.5% बाकी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। एक टर्म आता है डायलिसिस। आपने ये डायलिसिस टर्म सुना होगा कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है तो उनका जो है डायलिसिस करवाया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि एक किडनी पे भी नॉर्मली इंसान रह सकता है। तो अगर मान लिया जाए कि दोनों किडनी अगर डैमेज हो जाती है, काम नहीं करती अच्छे से, तो उनके बॉडी में वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी जो है की जाती है, उनका जो आर्टिफिशियल जो है ब्लड को बाहर लाया जाता है और फिर उनका डायलिसिस किया जाता है, उनके बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल को वही डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से उनको निकाला जाता है और फिर उनको फिर बॉडी के अंदर वही प्योर ब्लड को डाल दिया जाता है। तो ये हर महीने आपको जो है डायलिसिस कराना होता है, और ये चीज़ आपने शायद सुना होगा, और इसके बारे में जो है आप थोड़ा सा यूट्यूब पे अगर आप ज़्यादा क्यूरियस हो तो आप सर्च कर सकते हो, वरना 10th क्लास में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद आपका आता है स्किन। आपको पता है कि स्किन के थ्रू जो है हमारा स्वेट वगैरह जो होता है, पसीना वगैरह होता है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है वो रिलीज होते हैं। तो नॉर्मली हमारी स्किन के में बहुत सारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो वही ब्लड कैपिलरीज से जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो आपके वाटर वगैरह होते हैं या जो सॉल्ट वगैरह होता है, यूरिया वगैरह होता है, वो स्वेट ग्लैंड में डिफ्यूज हो जाता है और वो फिर नॉर्मली इवापोरेशन की वजह से जो है आपके वो इवापोरेट हो जाता है, और जिनसे आपकी बॉडी भी थोड़ी ठंडी रहती है। तो 2 फायदे हो जाते हैं, तो एक वेस्ट मटेरियल निकल जाता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। फिर आपका आता है लीवर। तो लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसके बारे में आप जानते हो। ये क्या करता है कि जो भी वाटर या जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है इनको लेता है, और इनमें 2 प्रोसेस जो मेनली होते हैं, एक तो होता है डीएमिनेशन और दूसरा होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो इनमें क्या होता है कि जो भी अमीनो एसिड होता है, ठीक है, हमारा बॉडी जो है नॉर्मली स्टोर जो है अमीनो एसिड को, आपको पता है प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, तो अमीनो एसिड को जो है स्टोर नहीं करता, और जो भी डाइट में होते हैं उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है, और वो प्रोसेस जो है कहलाता है डीएमिनेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूरिया प्रोड्यूस होता है और उसी यूरिया को हम यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ साथ लीवर जो है दूसरे सब्सटेंसेस, जैसे कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस या जो भी पॉइजन वगैरह, जो कंटामिनेटेड फूड या ड्रग वगैरह में, अल्कोहल वगैरह में जो आपके पॉइजन्स होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और उनको डिटॉक्सीफाई करता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उनको सेफ बनाता है। लंग्स, आपको पता है कि लंग्स जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी डीऑक्सीनेट प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो भी निकालने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स भी जो है आपके निकल जाते हैं, तो लंग्स भी जो है एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो नॉर्मली जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जो है वो आपका वस्कुलर सिस्टम जो है काम करता है, और वस्कुलर सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो नॉर्मली जो है इनमें वाटर और मिनरल्स जो है वो आपके रूट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, और फूड सिंथेसिस जो होता है, जो फूड जो पत्तों में फूड सिंथेसाइज होता है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में आपका जाता है। तो इसमें जो है एक चीज़ आप हमेशा याद रख सकते हो कि जो भी वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लोअर से हमेशा अपर की तरफ होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ये भी हो सकता है कि आपके मान लिया जाए कि पत्ते बीच में, ठीक है, लीव्स आपके बीच में, तो ये ऊपर की साइड भी फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे के साइड भी फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। अब आते हैं वस्कुलर सिस्टम पे। तो वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, आपकी पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो कि एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं, और ये जो है आपके रूट टिप्स तक पहुंचते होते हैं, और इवन आपके स्टेम टिप से लेकर रूट टिप तक होता है ये आपका। और वस्कुलर सिस्टम में 2 इसको कंडक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, जिनमें मेनली आपके जाइलम वेसल्स आते हैं और फ्लोएम वेसल्स आते हैं, ठीक है। तो जो भी जाइलम वेसल्स होते हैं वो आपके वाटर, और जो भी उनमें जो वाटर में जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उनको जो है अपवर्ड की तरफ मूवमेंट कराते हैं, रूट से लेके आपके टिप्स तक लेके लिफ्ट के टिप्स तक लेके जाता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल, आपने पढ़ा हुआ कि जो भी चीज़ है वो ऊपर अगर छोड़ दो तो नीचे गिरती है, तो उनके
जो है अगेंस्ट वो वाटर को ऊपर लेके जाता है, और इसी अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो जो भी वाटर में मिनरल्स वगैरह घुरे हुए होते हैं ना, उनको हम नॉर्मली सैप कहते हैं। और एसेंट का मतलब होता है जैसे असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं ना, ऊपर की तरफ जाना, तो उसी तरीके से ऊपर की तरफ क्या करता है, ये लेके जाता है, इसलिए इसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है इस अपवर्ड मूवमेंट को। फ्लोएम वेसल क्या होता है, नॉर्मली फूड जो सिंथेसाइज होते हैं पत्ते में, उनको दूसरे पार्ट्स तक लेके जाना, हर पार्ट तक लेके जाना, या डाउनवर्ड्स या टिप पे पहुंचाना है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम वेसल का काम करते हैं। तो जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स, और फ्लोएम जो है वो फूड। तो फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, आप ये नॉर्मली याद रख सकते हो। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर मिनरल्स का, ये चीज़ कैसे होती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी वाटर जो होता है वो रूट हेयर्स, रूट में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, और वहाँ के वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो भी वाटर वगैरह होते हैं वो चैनल्स के थ्रू जो है वो आपके रूट टिश्यू में चले जाते हैं, और रूट टिश्यू से वो फिर जाइलम में चले जाते हैं, और वो फिर जाइलम जो है फिर आपके पूरे बॉडी पार्ट्स तक क्या होता है, पहुँचाता है। तो जो भी मिनरल्स होते हैं वो आपके सॉइल में होते हैं, तो वो थोड़े फिर वो उसी तरह से रूट हेयर जो उनको लेता है, और फिर उनको सब टिश्यूज़ के थ्रू, ये सारे जो रूट कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब आपको भी नहीं जानना, लेकिन उन्हीं के थ्रू क्या होता है, ये टिश्यू होते हैं रूट के, उनके थ्रू जो है ये पूरी बॉडीज तक क्या करते हैं, पहुँचाता है। एक चीज़ अभी हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्मली जो है वाटर जो है वो इवोपरेट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपका वाटर धीरे धीरे यहाँ से निकलता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि वाटर की नेसेसिटी होती है, और ये फिर जो है आपका वाटर ऐसे चलता रहता है। तो इसको ऐसे समझिए कि आपने ग्लास में पानी भरा हुआ है, और उसको आप स्ट्रॉ के जरिए खींच रहे हो, ठीक है। तो जब आप खींचते हो तो पानी ऊपर आता है, वरना ऐसे नहीं आता। तो ये जो वाटर जब यहाँ से इवोपरेट होता है ना, एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है, जो कि नीचे से वाटर को खींचता है, और इसी वजह से जो है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो है वाटर ऊपर चढ़ता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है, तो फूड का ट्रांसलोकेशन मीन्स होता है कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो ट्रांसलोकेशन में नॉर्मली जैसे लीव्स में फूड सिंथेसाइज होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट या हार्मोन जो रूट के टिप पे या सूट के टिप पे जो बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, इनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, तो उनको जो है दूसरे पार्ट तक जो है फ्लोएम ही जो है वो एक क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी तक लेके जाता है। तो जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेजोफिल्स से जो है मतलब क्या कहते हैं कि मेजोफिल सेल्स में जो आपके फूड बनते हैं वो जो है आपके फ्लोएम सेल्स में इंटर कर जाते हैं, और फ्लोएम में इंटर करने के बाद जो है ये फूड जो है आपके अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट्स है जो नॉर्मली आपके घर में तो आपको करने दिया जाएगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कहीं प्लांट वगैरह हो तो आप ये काम थोड़ा सा कर सकते हो कि आपको क्या करना है, एक पॉटेज स्टेम लेना है, और उसके जो है ऊपर से जो है आपका स्टेम का जो सेक्शन जो है इतना हटा देना है कि आपको सिर्फ अंदर का ग्रीन पार्ट दिखे, ठीक है। तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो भी आउटर पार्ट में होता है उसका फ्लोएम होता है, और जब आप इसको हटाओगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है ये स्वेल होने लगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली अंदर के साइड जाइलम होता है, और जाइलम तो आपके वाटर और मिनरल्स तो लेके जाएगा ही जाएगा, तो फूड तो बनेगा ही, और फूड जो नीचे की तरफ आएगा तो फ्लोएम, तो यहाँ पे आपने फ्लोएम को हटा दिया, तो फ्लोएम तो अब ब्लॉक हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे फ्लोएम क्या होगा, स्टोर फूड जो है यहाँ पे स्टोर होने लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो भी फूड बनते हैं लीव्स के थ्रू वो फ्लोएम के जरिए ही क्या होता है कि नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो अगर आप क्यूरियस हो तो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है कि जब भी लीव्स से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उनको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू होता है, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है, और नॉर्मली सिंपल वो डिफ्यूजन के थ्रू से होता है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले टाइम ऑफ द डे। तो जो भी दिन के वक्त जो है आपके स्टोमेटा खुले हुए होते हैं तो ट्रांसपिरेशन तभी ज़्यादा होता है, और नाइट में कम बंद होते हैं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता नॉर्मली, ठीक है, और कम होता है। और टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन रेट या ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है, वेपोराइजेशन रेट जो है ज़्यादा होता है। तो हॉट डे में जो आपका ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर में एयर में आपका मॉइस्चर कितना है। तो अगर आपके एयर में ज़्यादा ही पहले से मॉइस्चर है तो आपका इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा ना। तो ह्यूमिड डे में जो है आपका ट्रांसपिरेशन जो है कम होता है। विंड का क्या रोल होता है, तो जैसे जैसे अगर विंड अगर तेज बहेगी तो उससे क्या होता है कि जो भी वाटर वेपर्स होते हैं उनको क्या कहता है वो साइप अप करके लेके चला जाता है और बहा के लेके चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा विंड होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा। लाइट का भी रोल होता है, क्योंकि अगर लाइट अगर मिल रहा है प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस करना चाहेगा, और आपको पता भी है कि स्टोमेटा ही से ही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अंदर आते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा खुलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा खुल गया तो आपका फोटोसिंथेसिस भी फिर होगा। और अगर आपका स्टोमेटा खुला तो आपका जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो नॉर्मली जो भी ट्रांसपोर्ट जो वाटर और मिनरल्स का नॉर्मली ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही होता है। क्यों? मैंने आपको सिखाया ना कि जो भी ट्रांसपिरेशन से वाटर बाहर जाता है तो उससे ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है। जैसे कि आप सक्शन प्रेशर जो आप लगाते हो ना, खींचते हो पानी को पाइप के थ्रू या स्ट्रॉ के थ्रू तो वाटर ऊपर आता है, उसी तरीके से यहाँ पे होता है। और ट्रांसपिरेशन जो है इसके साथ साथ जैसे इवापोरेशन से आपका कोई भी चीज़ ठंडा होता है ना, उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि आपका कूलिंग इफेक्ट होता है, जो कि नॉर्मली सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, सनलाइट की वजह से गर्मी से बचाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा है कि ऑर्किड जो होते हैं उनको नॉर्मली एपीफाइट्स कहा जाता है, कि जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं। और इनके जो है हैंगिंग रूट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो है रूट्स जो है वो हवा में ऐसे लटके हुए होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सॉइल में ही हुए हो। और इनके जो हैंगिंग रूट्स होते हैं वो एयर से वाटर मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब, या जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है वो सब आपके नॉर्मली वाटर को वो क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो रूट्स, ठीक है। और रेस्पायर भी कर सकते हैं उसी के थ्रू। तो हैंगिंग रूट्स होते हैं इनमें, और इनको एपीफाइट्स कहा जाता है क्योंकि ये नॉन पैरासिटिक होते हैं, किसी के ऊपर ऐसे होस्ट के ऊपर रहकर उनसे ही सारा न्यूट्रिशन नहीं रहता, ये खुद का अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, इसलिए इनको एपीफाइट्स कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप को आपको ये पूरा चैप्टर जो है ये 3 पार्ट्स में जो बताया गया था आपको ये समझ में आया हो, और इसके बारे में आप हायर क्लासेस में जो है और अच्छे तरीके से पढ़ोगे कैसा होता है। तो आई होप कि मैंने अपना जो समझाया आपको समझ में आया हो। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।